बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं बेटा? हमने क्लास 10th उसका चैप्टर नंबर 10 है वो स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले हमने एस एच एम जो है मतलब एस एच एम सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसकी तीनों टाइप्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो है वो बेटा इसी टॉपिक को लेके चल रहे हैं। हमारा टॉपिक कंटिन्यू है। ठीक है, एस एच एम की डेफिनेशन तो आप लोग बखूबी अब जानते हैं कि एस एच एम क्या है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, मैं फिर से डिफाइन कर दूं फिर हम आगे चलेंगे। अकर्स, क्या होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन? कब अकर होती है? व्हेन व्हेन जो है द नेट फोर्स व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली proportional to the displacement from the mean position and is always directed towards the mean position। इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज हमने सिंपल हार्मोनिक ही मोशन का जो टॉपिक है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो मैं आपके साथ समराइज कर रहा हूँ। ठीक है, टॉपिक को हमने ऑलरेडी डिटेल से डिस्कस कर लिया हुआ है कि बेसिकली जब नेट फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इस पर हम ऑलरेडी काफी बात कर चुके हैं, किसके? डिस्प्लेसमेंट के। इसी तरह से हमने ये भी देखा था कि सिर्फ फोर्स ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है बल्कि एक्सेलरेशन जो है ये भी हमने प्रूव किया था हुक्स लॉ के थ्रू कि वो भी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आज हम कुछ जो फीचर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। ये आपने पेज नंबर बुक का 5 निकालना है। मैं डिस्कस कर देता हूँ, साथ साथ आप बुक से भी इसको साथ साथ टैली कीजिएगा। पहला पॉइंट है कि अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम ऑलवेज वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन। यानी बॉडी जो है वो हमेशा, जैसे हमने कहा था, ओ से ए और बी, मतलब बॉडी ऑलवेज, ये जो फिक्स पोजीशन ओ है इसी के गिर्द वो वाइब्रेट करता है। ठीक है, अगर यहाँ ए से वो मूव करता है, हम लेके आते थे तो ओ रुकता नहीं था बिकॉज ऑफ इनर्शिया बी पर, फिर इस तरह से मतलब मीन जो पोजीशन है फिक्स पोजीशन उसी के इर्द गिर्द बॉडी जो है वो वाइब्रेट करता है। पहला पॉइंट ये। इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये भी हमने देखा था कि जो एक्सेलरेशन होता है वो उसकी डायरेक्शन भी किस तरफ होती है? मीन पोजीशन की तरफ। चाहे आप बॉडी को यहां पर लेके जाती है मैच को या यहां पर लेके आती है, एक्सेलरेशन की जो पोजीशन है टुवर्ड्स मीन पोजीशन रहती है। उसके बाद द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, जिस पर हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे फोर्स जो है नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन डिस्प्लेसमेंट है, इसी तरह से एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है दैट इज एक्सेलरेशन विल बी जीरो एट द मीन पोजीशन। ये भी हमने बात कर ली कि भाई जो मीन पोजीशन होती है यहां पर एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? जीरो। ठीक है जी। और मैक्सिमम कहां पर होता है? एक्सेलरेशन मैक्सिमम जो है वो पॉइंट बी और ए पर ये मैक्सिमम होता है। यहां पर भी मैक्सिमम होता है एक्सेलरेशन, पॉइंट ए पर भी और पॉइंट बी पर भी। ठीक है जी। So that is acceleration will be zero at the mean position while it will be maximum at the extreme position। A and B extreme positions हैं, इन पर acceleration जो है always maximum होता है। उसके बाद है its velocity is maximum at, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने बात की थी कि जहां पर इसका acceleration जो है वो maximum है वहां पर इसकी velocity क्या हो जाती है? जीरो, इन दो पॉइंट्स पर। और जहां पर एक्सेलरेशन जीरो होता है वहां पर वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है। उसकी रीजन क्या है कि बॉडी एक लम्हे के लिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं तो उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाती है? बॉडी स्टॉप करने की वजह से जीरो। जैसे ही वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से दोबारा से मूव करता है तो उस वक्त फिर वो जब वो मीन पोजीशन तक पहुंचता है तो तब उसकी वेलोसिटी जो है यहां पर मैक्सिमम होती है। ठीक है जी। यानी उसकी जो यहाँ पर v जो है वो मैक्सिमम होता है किस पॉइंट पर? जहां पर एक्सेलरेशन जीरो होता है और जहां पर एक्सेलरेशन
जीरो है, वहां वेलोसिटी जीरो क्यों है? क्योंकि बॉडी एक लम्हे के लिए वहां पर स्टॉप करता है और मैक्सिमम जब वो मूव कर रहा होता है स्टूडेंट, यहां पर आकर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। कहां पर? एट मीन पोजीशन पर, यानी इट्स वेलोसिटी मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन एंड जीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशंस। ए एंड बी एक्सट्रीम पोजीशंस है, उन पर वेलोसिटी जीरो। अच्छा, इसके बाद हम कुछ टर्म्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। पहली टर्म है वाइब्रेशन। तो भाई वाइब्रेशन के हवाले से हम बात कर लेते हैं। ये कुछ डेफिनेशंस हैं, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको डिफाइन किया गया है। आपकी बुक के ऊपर डेफिनेशंस मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट सारी टर्म्स हैं और इनमें से अक्सर टर्म्स पूछी जाती हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में। तो वाइब्रेशन क्या है जी? वाइब्रेशन होती है वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ठीक है जी, यानी यहां से अगर बॉडी मूव करता है, हम यहां से उसको छोड़ते हैं तो वो मेन पोजीशन से गुजरकर यहां पहुंचता है, फिर वापस आता है। यानी जब तक वो अपना एक पूरा राउंड जो है यहां से आकर वापस जाने तक, ये पूरा इसका राउंड ट्रिप है। ये जो वो राउंड ट्रिप कंप्लीट करता है, ठीक है, इस राउंड ट्रिप को हम नाम देते हैं वाइब्रेशन। एक बॉडी वाइब्रेट करता है, मतलब मूव करता है, मतलब यहां से यहां फिर यहां, यानी ये जो मूवमेंट है इस तरह से पूरा एक राउंड जो कंप्लीट करता है उसको वाइब्रेशन का नाम देते हैं। इसके बाद है टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या है? यही जो उसने वाइब्रेशन सारी कंप्लीट की है, एक राउंड ट्रिप कंप्लीट किया है, उसको कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो उसका टाइम पीरियड है। ठीक है जी, यानी द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, यानी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में यहां से यहां तक ये जो वाइब्रेशन वो कंप्लीट करता है, अब उसको टाइम कितना लगता है? जितना टाइम उसको लगेगा वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। इसके बाद अगली बात हम कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या है भाई? फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और साइकिल्स ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन वन सेकेंड, यानी एक सेकंड के अंदर बॉडी कितनी दफा वाइब्रेट करता है। ठीक है जी, उसमें कितनी वाइब्रेशंस पैदा होती हैं एक सेकंड में, तो उसको हम नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड कैपिटल टी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका वो रेसिप्रोकल भी होता है, यानी एफ इज इक्वल टू वन ओवर टी भी है। ये दोनों तरह से आपने इसको याद रखना है। यानी फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जो हैं, मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ओवर टाइम टी, मतलब वन सेकंड में जितनी वाइब्रेशंस जो हैं वो पैदा होंगी, उसको हम क्या नाम देंगे? वो फ्रीक्वेंसी एफ के इक्वल होगी। ठीक है जी, ये डेफिनेशन भी। उसके बाद आ जाता है आपका आखिरी टर्म एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? ठीक है जी, अब एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब बॉडी जो यहां से अगर देखें, हमने इसको यहां लेकर गए तो बॉडी यहां से लेकर यहां तक जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम कहां तक है? इस पॉइंट तक। या फिर जब वापस आता है तो यहां से लेकर यहां तक पॉइंट बी तक, या मीन पोजीशन से पॉइंट ए तक, ये जो उसका डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट है, और कहां तक? यहां से ए तक या ओ से बी तक। ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी है ऑन आइदर साइड, चाहे मैं बता रहा हूं ओ से ए की तरफ या ओ से बी की तरफ, किसी भी एक तरफ का, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ओ से। ठीक है जी, तो इसको हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम कैसे डिफाइन करते हैं? फिर से रिपीट कर देता हूं कि पॉइंट ओ मीन पोजीशन है, यहां से जो दोनों साइड के आपके पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए जो आपका मैक्सिमम पॉइंट है यहां पर, या पॉइंट बी, यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट है पॉइंट ओ से ए तक का, एक्सट्रीम पोजीशन ओ ए तक का या एक्सट्रीम पोजीशन बी तक का, ये जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी यहां से लेकर यहां तक या यहां से लेकर यहां तक, ये आपका कहलाता है एम्पलीट्यूड। ठीक हो गया। ये तो कुछ टर्म्स थी जो कि मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। डेफिनेशंस इनकी बुक पे भी ऑलरेडी मौजूद थी, लेकिन आपको समझाना जरा मकसूद था कि एम्पलीट्यूड किसको बोलेंगे, टाइम पीरियड बेसिकली क्या है, वाइब्रेशंस क्या होती हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है। अब हमारा एक छोटी सी के साथ एग्जांपल है, वो भी हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। जी, एग्जांपल है 10.1। एग्जांपल नंबर 10.1।
सबसे पहले एग्जाम्पल को रीड करते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हुए डेटा बनाते हैं हम लोग। ठीक है, याद रखें कि जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं या आपकी एग्जाम्पल्स में न्यूमेरिकल मौजूद होते हैं, तो बेटा एक ही तरीकाकार होता है कि सबसे पहले स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करना होता है, उसमें ये देखना समझना होता है कि हमें गिवन क्या है, वो चीज देखनी है। फिर हमने टू फाइंड यानी मालूम क्या करना है। फिर जो चीज आपने फाइंड आउट करनी है उसके लिए फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा। ये वो बेसिक चीजें हैं जो आपको पहले समझनी होती हैं, अंडरस्टैंड करनी होती हैं। फिर आप उस पर वो फार्मूला अप्लाई करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, कैलकुलेटर को यूज करते हैं, क्योंकि आपको जरूरत नहीं है जबानी कैलकुलेशंस करने की, आपको कैलकुलेटर अलाउ है। ठीक है, तो पहला काम क्या है, डेटा रीड करना, डेटा बनाना। तो फाइंड द टाइम पीरियड, आपने क्या फाइंड आउट करना है जी, यहां से टाइम पीरियड टी फाइंड आउट करना है। हम यहां लिखेंगे जी टाइम पीरियड इज इक्वल टू टी, ये हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा, फिर क्या है जी, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, मजीद हमने फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट करनी है। फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आपको गिवन क्या है, 1.0 लॉन्ग एट अ लोकेशन, हमें लेंथ दी गई है पेंडुलम की, लेंथ, लेंथ मतलब एल आपको गिवन है। ठीक है जी, कितनी है, 1.0 मीटर एट अ लोकेशन वेयर जी इज इक्वल टू, जी की वैल्यू आपको यानी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आपको गिवन है। ग्रेविटेशनल ये फिक्स वैल्यू होती है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन मींस जी, कितनी वैल्यू होती है इसकी जी, फिक्स 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लिख लें। अच्छा जी, ये चीजें आपके पास गिवन है भाई। हमने अभी जो है वो देखा था टाइम पीरियड टी जो है पेंडुलम में, उसका फॉर्मूला क्या था वो हमने डिस्कस वहां पर किया था, वही हम सॉल्यूशन में लगाएंगे। वी नो दैट क्या फार्मूला होता है, जो आपने फार्मूला सिंपल पेंडुलम का जो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल से डिस्कस की थी, उसमें हमने बात की थी कि कैपिटल टी इज इक्वल टू किसके होता है, 2 पाई एल ओवर जी इन द अंडर रूट। तो देखें जी, इसमें आपने क्या करना है, आपने अब जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। आपके पास एल की वैल्यू भी है, जी की वैल्यू भी है, जस्ट लिखें बाय पुटिंग वैल्यूज, बाय पुटिंग वैल्यूज। देखें जी, पाई की वैल्यू अंडरस्टूड है 3.14 होती है, एल की वैल्यू हमें गिवन है 1, जी की वैल्यू कितनी होती है 10, ये लें जी। अब हम इसको मजीद कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं। फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया, वैल्यूज पुट कर दी। हमने क्या लेना है, 1/10 उसको सॉल्व करना है, और उसका हमने क्या लेना है, स्क्वायर रूट 1/10, 0.1, इसका हमने लेना है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ आंसर हमारे पास वैल्यू आती है 0.316, यानी मैं 2 को चलें लिख लेते हैं पहले, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.316। अब इन सबको आप मल्टीप्लाई कर लें, 2 को मल्टीप्लाई करें 3.14 के साथ, फिर मल्टीप्लाई किसको करना है, 0.316। देखिए आंसर क्या आता है, हमारे पास आंसर आ रहा है 1.98। तो जिसको मैं राउंड ऑफ करके जो है वो लिख सकता हूं 1.99 सेकेंड। तो 1.99 ये सेकंड में आंसर है टाइम पीरियड का। दूसरी चीज हमने फाइंड आउट करनी है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हमने जब डिफाइन किया था तो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल थी, 9, एफ जो है वो वी नो डेट वो किसके इक्वल होता है, 1/t की रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड के। सिर्फ इसमें आप वैल्यू पुट कर दें बाय पुटिंग वैल्यूज आपने किसकी वैल्यू पुट करनी है, टी की। तो एफ आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.99। तो 1 को आप 1.99 से डिवाइड करें कैलकुलेटर की मदद से, 1 डिवाइडेड बाय 1.99, तो हमारे पास आंसर आता है 0.5025, जिसको मैं राउंड ऑफ करके 0.50 लिख सकता हूं। तो 0.50 हर्ट्स एच जी, ये इसका यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का।
तो भाई ये आपका आंसर था। तो ये मैंने आज के लिए बेटा बस इतना ही है, ठीक है। आपने इसको जो है वो खुद भी प्रैक्टिस करनी है। न्यूमेरिकल्स जो होते हैं बेटा, चाहे वो एग्जाम्पल की शक्ल में हो या किसी भी शक्ल में हो, आपने उसको अपने हाथ से प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक आप उसमें महारत हासिल नहीं कर सकते। मैं करता हूँ तो जाहिर है उसमें मेरी महारत बढ़ेगी, आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। बाकी डेफिनेशन जो है ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इनको भी तैयार कीजिएगा और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।